बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, एक एक चीज आइए समझते हैं। देखिए सब्सिडरी बुक्स एग्जैक्टली होती क्या है। अभी तक आपने मेरे साथ जर्नल करना सीखा। जर्नल के अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, यस और नो। और ये डे टू डे बेसिस पे, मतलब पहले 8 तारीख के, फिर 9 तारीख, 10 तारीख, इस तरीके से हम डे टू डेट पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। बट इस जर्नल को भी हम क्या करते हैं, फर्दर आगे दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। वन इज सब्सिडरी बुक्स एंड द सेकेंड इज जर्नल प्रॉपर। नाउ व्हाट इज दिस सब्सिडरी बुक्स एंड व्हाट इज दिस जर्नल प्रॉपर? बड़े आराम से रिलैक्स होकर समझिए। देखिए कोई भी बिजनेस के अंदर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बहुत फ्रीक्वेंट नेचर की होती हैं। फ्रीक्वेंट नेचर की ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फ्रीक्वेंट नेचर की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारी, लाइक परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स परचेज करना, ठीक है, या गुड्स को सेल करना, कोई भी बिजनेस हो, या सेल परचेज ऑफ गुड्स तो बड़ा कॉमन चीज है उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा कैश की ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो मेन तो खैर ये 3 होती हैं, इसके अलावा भी अदर ट्रांजैक्शंस मैं बोल देता हूँ कुछ हो सकती हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत हाई होती है। और किसी भी बिजनेस में उठा लो, ये 3 जो मैंने आपको सबसे पहले बताई हैं, परचेज, सेल और कैश, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इन 3 ट्रांजैक्शंस की होती है। तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक जर्नल बना देते हैं। स्पेसिफिक जर्नल मतलब एक रजिस्टर मैंने बनाया जिसके अंदर मैं सिर्फ परचेज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करूंगा। दूसरा रजिस्टर मैंने बना दिया जिसमें सिर्फ मैं सेल से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करूंगा। तीसरा मैंने बना दिया जिसमें कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा। फोर्थ बना दिया जिसमें परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करूंगा। फिफ्थ बना दिया जिसमें सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करूंगा। सिक्स्थ बना दिया जिसमें बीआर, बिल्स रिसीवेबल, रिकॉर्ड करूंगा। तो 5-6 अलग अलग रजिस्टर बना दिए। वो स्पेसिफिक रजिस्टर्स हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उस हेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा और किसी चीज की ट्रांजैक्शन वहां पे रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। और उसके बाद क्या किया, एक कॉमन रजिस्टर बना दिया। 6 स्पेसिफिक रजिस्टर बना दिए जिसमें एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन सब में अपनी अपनी रिकॉर्ड की जाएगी, और 7वां एक कॉमन रजिस्टर है। उन 6 के अलावा जो कोई ट्रांजैक्शन बची वो कॉमन रजिस्टर में मैंने रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। तो यहां पर मैंने क्या किया, वो जो 6 स्पेसिफिक जर्नल, जो 6 स्पेसिफिक रजिस्टर्स मैंने बनाए, उनको बोला जाएगा क्या, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स क्या है? सब्सिडरी बुक्स आर specific journal in which specific type of transactions are recorded। समझ में आए? अब ये सब्सिडरी बुक्स होती कौन कौन सी, अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, देखिए सब्सिडरी बुक्स में सबसे पहले आती है हमारी कैश बुक। कैश बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए ये बनाई जाती है। कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन है वो किसके अंदर आएगी, कैश बुक के अंदर, इंक्लूडिंग बैंक ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सबसे ज्यादा फेमस है हमारी परचेज बुक। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सिर्फ गुड्स की, वो भी क्रेडिट परचेज, सिर्फ गुड्स की, याद रखना, जिसमें बिजनेस डील करता है। फर्नीचर कोई फिक्स्ड एसेट है वो नहीं, और वो भी सिर्फ क्रेडिट परचेज, क्योंकि अगर कैश में परचेज किया है तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ कैश बुक।
सेम वे वी हैव सेल्स बुक। सेल्स बुक के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। याद रखो यहां पर भी सिर्फ गुड्स है, अगर फिक्स्ड एसेट बेचें तो इसमें नहीं आएंगे, और वो भी कौन सा? सिर्फ क्रेडिट पे, क्योंकि अगर कैश सेल्स है तो वो किस में आएंगी? कैश बुक के अंदर। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ परचेज बुक लिख रहा हूं तो यू कैन से इट ऑल्सो परचेज जर्नल। समझ में आई बात आपको? सेल्स बुक को यू कैन से इट्स अ सेल्स जर्नल, कैश बुक इज अ कैश जर्नल। समझ में आई बात? चलिए, इसके अलावा जो है वो भी अगले पेज पे लेते हैं। वी हैव परचेज रिटर्न बुक, जिसमें परचेज क्रेडिट परचेज रिटर्न जो है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। देन वी हैव सेल्स रिटर्न बुक, जिसके अंदर हम जो हमने क्रेडिट सेल्स करी थी अगर उसका रिटर्न आया है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये सारी सब्सिडी बुक्स है। इसमें मेन तो पहली 3 है, बट ये भी हमें कर लेनी चाहिए। बिल्स रिसीवेबल बुक, इसके अंदर ओनली बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन, अगर बिल्स आपने ड्रॉ किए हैं जो भी, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके बाद वी हैव बिल्स पेबल बुक, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बिल्स पेबल एक्सेप्टेड जो है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। समझ में आई बात? तो बेसिकली ये आपने देखो मेरे साथ कुछ सब्सिडरी बुक्स पढ़ी। पहला कैश बुक, दूसरा परचेज बुक, तीसरा आपने पढ़ी सेल्स बुक, चौथी आपने परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बिल्स पेबल बुक। ये सारी आपकी क्या है? सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, दैट इज द स्पेसिफिक जर्नल इन विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। ये आपसे थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कोई ट्रांजेक्शन दे दी, आपसे पूछा गया बताओ ये किसके अंदर रिकॉर्ड होगी। इसके अलावा वी हैव जर्नल प्रॉपर, जिसमें जर्नल प्रॉपर में क्या होगा? ऑल अदर ट्रांजेक्शंस which are not the part of subsidiary books are recorded। जैसे कि सर बताते हैं एग्जाम्पल, कोई बेड डेट्स हुआ, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुआ, इसके अलावा आपका सपोज कोई डेप्रिसिएशन है। मतलब जितनी भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि सब्सिडरी बुक्स के अंदर नहीं आएंगी, वो सारी किस में जाएंगी? जर्नल प्रॉपर। तो प्रैक्टिकली जो जर्नल बनती है, ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली कि एक रजिस्टर लिया उसमें सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रैक्टिकली हम उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वन इज सब्सिडरी बुक एंड सेकंड इज जर्नल प्रॉपर। सब्सिडरी बुक्स कैसे, वो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी, और जर्नल प्रॉपर। अब आप जर्नल प्रॉपर तो सीख चुके हो, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना। ये सब्सिडरी बुक्स एग्जैक्टली बनती कैसे हैं
वो आपको मेरे साथ सीखनी है। समझ में आई बात? सब्सिडरी बुक्स हम एक एक करके अब सीखना अपना शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है जी, श्योर, थैंक यू। इसे आप सारा पहले एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सी चीज़ सब्सिडरी बुक में जाएगी और कौन सी जनरल प्रॉपर में। इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं थ्योरी के। चलिए, सब्सिडरी बुक्स में हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कैश बुक के बारे में। देखो, जो कैश बुक होती है ये एक सब्सिडरी बुक भी है। सब्सिडरी बुक मतलब जर्नल का काम करती है, एज वेल एज ये प्रिंसिपल बुक का भी काम करती है। प्रिंसिपल बुक मतलब लेजर। तो कैश बुक का रोल दोनों होता है, वो एक तरह से जर्नल भी है और एक तरह से लेजर भी है। अभी आप जब उसका फॉर्मेट देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कैश बुक वर्क एज ए बोथ सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, दैट इज लेजर। अब जो कैश बुक है उसको हम फर्दर वेरियस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को हम सिंगल कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। देयर आफ्टर वी हैव डबल कॉलम कैश बुक। अब डबल कॉलम कैश बुक जो है, इसको हम देखो, दो कॉलम है, डबल कॉलम। तो ये जो डबल कॉलम कैश बुक है ये फर्दर आगे हमारी तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड होती है। कि दो कॉलम कौन से हैं? जिसमें कैश एंड बैंक कॉलम है, या बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम है, या कैश एंड डिस्काउंट कॉलम है दो कॉलम। या तो कैश एंड बैंक होगा, या बैंक एंड डिस्काउंट होगा, या कैश एंड डिस्काउंट होगा। ठीक है, हो सकता है आपके सिलेबस में जैसे क्लास 11th के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सिर्फ ये बताया जाए डबल कॉलम में कि कैश एंड बैंक होता है। जो सीए के बच्चे देख रहे हैं वो उन्हें बताया जाएगा कैश एंड डिस्काउंट होता है। ठीक है, आप अपनी बुक्स को जब रेफर करेंगे तो आपकी बुक में जो लिखा हुआ है आप डबल कॉलम उसी को ही मानोगे बाय डिफॉल्ट कि हाँ डबल कॉलम का हमारे लिए मतलब ये है। ठीक है, बीकॉम की कुछ बुक्स देखोगे उसमें लिखा होता है बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम होता है। तो जिसकी यूनिवर्सिटी के जिस सिलेबस में जो चीज़ प्रेस्क्राइब है आप वो मान लो। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग डबल कॉलम कैश बुक जो है वो तीन तरीके की होती है, कैश एंड बैंक, बैंक एंड डिस्काउंट, कैश एंड डिस्काउंट। अब 11th का सिलेबस ये पढ़ा है, बीकॉम का सिलेबस ये पढ़ा है, सीए का सिलेबस ये पढ़ा है, तो ये थोड़ी ना कि आप समझ रहे हो ना कि डेफिनेशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगी लेवल के हिसाब से। ऐसा कुछ नहीं है। आप याद तीनों रखिए, अपनी नॉलेज के अंदर तीनों चीज़ें डाल के रखिए, बट मैंने बता दिया कि किस लेवल पे क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है। उसके बाद वी हैव 3 कॉलम कैश बुक। थ्री कॉलम कैश बुक के अंदर 3 कॉलम होते हैं, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। समझ में? सब कुछ बनाना सीखेंगे, अभी आप सिर्फ थ्योरी एस्पेक्ट समझिए इसका। एंड एट लास्ट वी हैव अ यूनिक टाइप ऑफ कैश बुक विच इज कॉल्ड एज पेटी कैश बुक फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस। ये भी हम सीखेंगे इसके अंदर। तो basically the cash book is further divided into single column cash book in which only cash transactions are recorded, double column in which
देर आर 3 एस्पेक्ट्स, कैश एंड बैंक कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट, कैश एंड डिस्काउंट, ठीक है। तो वट एवर सिलेबस आप जो पढ़ लो उस हिसाब से आप समझ लेना डबल कॉलम है। 3 कॉलम में वी हैव कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, एंड द फोर्थ इज पेटी कैश बुक, ठीक है। तो कैश बुक के आपको होपफुली टाइप समझ में आ गए हैं। अब इसके बाद मैं एक एक करके सारी कैश बुक्स डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। सबसे पहले हम सिंगल कॉलम कैश बुक के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइए सिंगल कॉलम कैश बुक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक, देखिए इसमें क्या होता है, जो भी रिसीट्स है, जो भी पैसा आ रहा है वो हमारा रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि असेट्स बढ़ रहे, यस और नो, और असेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होता है। और जो भी हमारी पेमेंट्स हो रही हैं वो कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड। बहुत सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर टेक्निकल नहीं है, ठीक है। और नॉर्मल आप जैसे लेजर बनाते हैं वैसे आपको कैश बुक बनानी होती है, कुछ भी इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है। फॉर्मेट की अगर आप बात करें, कैश बुक, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जैसे आप एक नॉर्मल लेजर का फॉर्मेट बनाते हैं सब कुछ चीजें आप देखेंगे सेम होगी, कुछ भी इसके अंदर अलग नहीं है। लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, लेजर फोलियो, नॉर्मल एक आपका जो फॉर्मेट बनता है। समझ में आई बात? चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट उसे कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट होगा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इसमें। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसे आप नोट डाउन करिए और इस क्वेश्चन को अपने आप करिए, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। ये करते हैं, कैश बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2018 30,000। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो भी आपको गिवन है असेट है तो आप उसे लिखते हैं बैलेंस पीटी, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना? 30,000। जो भी कि 1 अप्रैल को हमारे पास इतना कैश है तो सबसे पहले उसे डेबिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस बीटी। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 पैसा आएगा। देखिए सीधे पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, इतना ध्यान रखना है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश पैसा आएगा 3 अप्रैल, कैसे? सेल्स करी हमने, 2 बाय लिखने की जरूरत नहीं है, 20,000 रुपये, ठीक है। सैलरी पे करी, पैसा जाएगा 5 अप्रैल, सैलरी कितना? 5,000 रुपये, ठीक है। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे गुड्स खरीदे, कैश की ट्रांजेक्शन ही नहीं है। अरे उधार पे खरीदे निकम्मो, कैश आया गया क्या? तो ये कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। आंख बंद करके ये नहीं कि हर चीज कैश बुक में आएगी, कैश का आना या जाना है तभी कैश बुक के अंदर वो आएगा। पेड टू क्रेडिटर ₹9800 इन फुल सेटलमेंट। देखो फुल सेटलमेंट करी, हाफ सेटलमेंट करी, मुझे इससे मतलब नहीं है। पे कितना करा? 9800, मेरी जेब से 9800 गया। आई विल रिकॉर्ड इट ऑन 15 अप्रैल की हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी। समझ में आई बात? शो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹30,000। 20 अप्रैल को एडिशनल कैपिटल मतलब पैसा आया कैपिटल अकाउंट, कितना? 30,000 रुपये, ठीक है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इससे देखो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश आपका क्या हुआ? कम हो गया ना। बैंक बैलेंस बढ़ा, उसको छोड़ो, कैश क्या हुआ? कम हुआ। तो 25 अप्रैल बैंक अकाउंट कितना? 5,000 रुपीज, कैश आपका कम हो गया क्योंकि बैंक में चला गया। दैट्स इट। फिर इसकी अब हम क्लोजिंग करेंगे।
यहाँ पे निकालेंगे जो भी मंथ का लास्ट होता है, जैसे अप्रैल में लास्ट क्या होता है 30 अप्रैल को हम निकला बैलेंस CD, ठीक है। तो 30 और 20 50 और 30 80,000 और 55 यहाँ पे भी हमारा आएगा तो 80, बैलेंस निकाल लेते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 60,200। तो ये था आपका सिंगल कॉलम कैश बुक। होपफुली आपको समझ में आया कि कैसे हमें करना है, और CD को आप बैलेंस PD लिखना ना भूलें। चलिए डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये 3 तरह की होती है। 1 जिसमें कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आ रही हैं, 2 जिसमें बैंक एंड डिस्काउंट, 3 जिसमें कैश एंड डिस्काउंट। आपके सिलेबस में कोई भी हो, आप ये वीडियो पूरी देखिएगा। रीजन बीइंग 3 कॉलम कैश बुक में तो तीनों चीजें आएंगी, वो तो आपको पढ़नी है। तो ये वीडियो आप पूरी देखिए रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सिलेबस में आपके कौन से कॉलम की, डबल कॉलम में कौन सा पार्ट आपके सिलेबस में, लेकिन वीडियो पूरी देखिए। रीजन बीइंग 3 कॉलम में अगर कोई चीज आपने यहाँ सीखी भी है तो वो 3 कॉलम में इक्वली यूजफुल है। अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी तो 3 कॉलम कैश बुक समझने में आपको दिक्कत आएगी। समझ में आई बात? चलिए, तो सबसे पहले डबल कॉलम कैश बुक में मैं बात करने जा रहा हूं टाइप 1, जिसमें हमारे पास होता है कैश एंड बैंक कॉलम। देखिए 2 कॉलम होते हैं, एक कैश का और एक बैंक का। इसका जो आपका फॉर्मेट है वो सेम है एकदम एज सिंगल कॉलम, बस उसमें होगा क्या, इस बार आपके पास 2 कॉलम आ जाएंगे सेम एज सिंगल कॉलम, एक्सेप्ट कि आप वो जो एक कॉलम बना रहे थे उसमें हमें 2 चीजें लिखनी है, एक कैश और एक बैंक। अगर मैं रफली फॉर्मेट बनाऊं तो आप ये देखिए, ये इस तरीके से बनेगा आपका। दिस इज योर डेबिट साइड, जिसमें आपका डेट है, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, बस यहाँ 2 कॉलम आ गए, एक कैश और एक बैंक। सेम वे हम क्रेडिट के लिए बना देंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनेगा। इसमें जो कैश की ट्रांजैक्शन है ऑब्वियसली वो कैश कॉलम में जाएंगी, और जो बैंक की ट्रांजैक्शन है वो बैंक कॉलम के अंदर जाएंगी। लेकिन इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है, दैट इज द कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है जो कैश और बैंक दोनों को साइमल्टेनियसली इफेक्ट करती है, उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। ट्रांजैक्शन which affects both cash as well as bank column of cash book, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। और जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने बैंक में पैसा जमा कराया तो उससे आपका कैश कम हो गया और बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो कैश कॉलम पे भी फर्क पड़ेगा और बैंक कॉलम पे भी फर्क पड़ेगा। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे। वैसे बस ब्रॉडली स्पीकिंग 2 ही एग्जांपल हैं, एक अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सेकंड अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है, फॉर ऑफिस यूज या बिजनेस यूज। यहाँ पे हमारा कैश बढ़ जाएगा, बैंक कम हो जाएगा। तो ये कहलाती हैं दोनों कॉन्ट्रा एंट्रीज। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लेजर फोलियो में इसी एंट्रीज के आगे हम सी लिख देंगे कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। समझ में आया? चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उससे आपको सारी चीजें समझाता हूँ, ठीक है।
प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए, 3 कॉलम में ये बहुत यूज़फुल होने वाला है हमारे लिए। और सबसे ज़्यादा टेक्निकल मैं कहूँ कैश एंड बैंक कॉलम की डबल कॉलम ही है, और सबसे ज़्यादा कुछ चांसेस भी क्वेश्चन आने के इसके ऊपर होते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे सामने है, एक मेरी फ़ोटो थोड़ी नीचे आ गई है क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए था। चलिए क्वेश्चन है, इसे फटाफट नोट करिए, इसके बाद इसे करते हैं और आप मेरे साथ साथ करिएगा, इसे फास्ट इसे नोट कर लीजिए। 1 अप्रैल को बैलेंस गिवन है, कैश इन एंड कैश एट बैंक, और फिर ट्रांजेक्शन्स है हमारे पास सारी। चलिए फॉर्मेट इस तरीके का आपके सामने, आप फटाफट इसे बना लीजिए, स्टार्ट करें। चलिए 1 अप्रैल we have opening balance PT 60,000 रुपये कैश का और बैंक का 30,000। ठीक है, इसके बाद बड़े आराम से एक एक चीज, राम गुड्स सोल्ड टू राम एंड चेक रिसीव 70,000, 70,000 रुपये का चेक हमें रिसीव हुआ 2 अप्रैल को। तो जिस दिन हमें चेक रिसीव होता है उसी दिन हम उसकी एंट्री डाल देते हैं। राम को हमने बेचे थे, चेक रिसीव हुआ, सेल्स हुई, कैश सेल्स एक तरह से, बैंक में एंट्री चली गई 70,000 से। ठीक है, देयर आफ्टर पेड सैलरी रुपीज 20,000, 20,000 रुपये हमने सैलरी पे करी। 3 अप्रैल सैलरी पे करी, कैश में कितनी 20,000। कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम कैश मानेंगे क्योंकि चेक के लिए उसने स्पेसिफिकली बताया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो हम इसे कैश मानेंगे 20,000। Thereafter paid rent by check 25,000, स्पेसिफिकली बताया है चेक से, कब है डेट 5 अप्रैल, 5 अप्रैल रेंट अकाउंट। ठीक है, हमने चेक पे किया 25,000 रुपीज। Thereafter गुड्स परचेज रुपीज 20,000, 8,000 रुपये बैंक से पे करे और बैलेंस हमने कैश में पे करा। तो परचेज अकाउंट, ठीक है, कैश में भी आएगा और बैंक में भी आएगा। और अगर आप देखें 8,000 रुपये हमने बैंक से परचेज पे करे हैं, तो 12,000 रुपये इसका मतलब हमने कैश से पे करें, क्योंकि टोटल कितने का था 20,000 का 10 अप्रैल। ठीक है, इसके बाद 12 अप्रैल को अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक कितना 5,000 रुपये, 5,000 रुपये बैंक में जमा कराए। तो अगर 5,000 रुपये बैंक में जमा करवाए तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट बैंक बैलेंस बढ़ गया, और कैश बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा। कैश कॉलम में लिख देंगे किसके नाम से, बैंक के नाम से। कैश कम हो गया, देखो जो चीज़ कम हो रही है वो क्रेडिट होती है, जो चीज़ बढ़ती है वो डेबिट। बैंक बढ़ रहा है वो डेबिट, कैश कम हो रहा है क्रेडिट। और यहाँ लिख दोगे आप सी का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री हुई है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ दोनों साइड्स को इफेक्ट कर रही है तो हम उसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। 12 अप्रैल। ठीक है, देयर आफ्टर अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 1,000 रुपीज, 1,000 रुपये हमने पर्सनल यूज के लिए निकाले। तो ये ड्राइंग्स है, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ये हमने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं। कितने, बैंक से 1,000 रुपये। ठीक है, द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज 15th अप्रैल। इसके बाद अगर आप देखें क्रेडिट परचेजेस हुई 30,000 रुपये की, तो इसकी हमें कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, ना कैश में कोई फ़र्क पड़ेगा ना बैंक में। ठीक है, पेड टू क्रेडिटर्स 28,000 इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम बैंक, बैंक से पे करें 28,000 रुपये। देखिए इससे हमारा बैंक बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा, सिर्फ हमें इतना देखना है क्रेडिटर। डिस्काउंट कॉलम इसमें हम नहीं बना रहे, इसलिए हमें उसे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। जितना हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, वी हैव टू फोकस ऑन दैट ओनली। 22 अप्रैल। देयर आफ्टर कैश सेल्स हुई 30,000 रुपये की। ठीक है, तो सेल्स कैश में 30,000। देयर आफ्टर ये 25 अप्रैल था। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक है कितना 50,000 रुपये, 50,000 रुपये बैंक में जमा करवाए, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, हाँ या ना। और कैश का बैलेंस 50,000 रुपये से कम हो जाएगा। इतना कैश है भी जो करा दिया, चलो हो गई। चलिए, तो ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री है हमारी, यहाँ पे बैंक अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर
कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री हमने करी है कब? 26 अप्रैल को। उसके बाद फिर हम लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल, उस दिन क्या निकाल देंगे? बैलेंस CD 90,000। बैलेंस देखते हैं, तो ये हमारे बैलेंसेस जो हैं वो सारे के सारे आ गए। तो दिस वाज द डबल कॉलम कैश बुक। जब हम कैश और बैंक कॉलम दोनों को लेते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको डबल कॉलम कैश बुक बता रहा हूँ जिसमें हमारे पास कैश एंड डिस्काउंट कॉलम होगा, ठीक है। और जब हम दोनों सीख लेंगे तो 3 कॉलम कैश बुक हमारी बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। देखिए, अब कैश एंड डिस्काउंट कॉलम जो होगा उसमें एक कॉलम बनेगा कैश का और दूसरा कॉलम बनेगा डिस्काउंट का। जबकि बैंक एंड डिस्काउंट में एक कॉलम बैंक का और डिस्काउंट का। फॉर्मेट सेम है, जैसे भी आपने डबल कॉलम कैश बुक देखी कैश एंड बैंक की, वहां पे इस केस में कैश एंड डिस्काउंट का बन जाएगा, इसमें बैंक एंड डिस्काउंट का। और सेम में एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, कोई कॉन्ट्रा एंट्री का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ एक क्वेश्चन ले रहा हूं कैश एंड डिस्काउंट कॉलम वाले कैश बुक पे, ठीक है। क्वेश्चन ले रहा हूं, उसका सॉल्यूशन भी सॉल्व करूंगा, जस्ट डिस्कस कर लेंगे हम उसे फटाफट, ठीक है। और सेम वे फिर बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम की होगी जैसे कैश एंड डिस्काउंट की, ठीक है। बहुत क्विकली हम इसे करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नया सीखने के लिए है नहीं। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने एक रख दिया मैंने, फटाफट इसे नोट डाउन करिए और फॉर्मेट बना लीजिए जिसके अंदर हमें 2 कॉलम कैश बुक बनानी है। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक जिसमें हमें 2 कॉलम लेने हैं कैश एंड डिस्काउंट का। और ये आप हो गया तो आप समझिए अगले वाला अपने आप हो गया, बस कैश की जगह बैंक आएगा। ये क्वेश्चन प्लीज इग्नोर मत करिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करें। 1 अप्रैल को कैश बैलेंस है 9500। 1 अप्रैल बैलेंस BD वी हैव 9500, ठीक है। Thereafter sold goods for ₹4,000 to Ram for cash less 2% डिस्काउंट। 4,000 रुपए के गुड्स बेचे, 2% का डिस्काउंट। तो आप बताओ 4,000 रुपए का 2% होता है कितना है? आई थिंक इट्स 80। तो अगर 4,000 के गुड्स बेचे और 80 रुपीज का डिस्काउंट दिया तो आपको मिले कितने? 3920। यस और नो? शो। तो आप देखिए 3 अप्रैल हमारे पास सेल्स हुई, ठीक है। कैश आया 3920 का जिसमें हमने डिस्काउंट दिया 80 रुपीज का। देखो, जो डेबिट साइड आपका डिस्काउंट का कॉलम है वो है डिस्काउंट अलाउड, और जो आपका क्रेडिट साइड है वो है आपका डिस्काउंट अगर आपको किसी भी तरीके का रिसीव होता है। और बड़ा ऑब्वियस है क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। अलाउ कर रहे तो एक्सपेंस है, रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है। फिर बॉट गुड्स फॉर ₹4,000। 4,000 रुपए के गुड्स हमने खरीदे। कब खरीदे भाई? 5 अप्रैल को। तो 5 अप्रैल परचेज अकाउंट 4,000, ठीक है। देयर आफ्टर रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुनील 6,700 एंड डिस्काउंट अलाउड 300। 300 रुपए का डिस्काउंट दिया। कैश कितना मिला? 6,700। किससे? सुनील से, ठीक है। डेट क्या थी? डेट है हमारे पास 7 अप्रैल। इसके बाद पेड टू राम 4,800 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 200 10 अप्रैल। तो 10 अप्रैल राम को पे किया, कम हो गया। 4,800 पे किया, कैश कम हो गया, और 200 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो वो क्रेडिट होगा। होपफुली आपको बातें समझ में आ रही हैं, कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है। पेड वेजेस एंड रेंट 2,000 1,000 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल, ठीक है। रेंट पे किया 12 अप्रैल। वेजेस पे की, ठीक है। कोई इसमें डिस्काउंट का चक्कर तो है नहीं। वेजेस 2,000, रेंट 1,000, ठीक है। इसके बाद
ये लास्ट ट्रांजेक्शन थोड़ी अच्छी है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल आफ्टर डिडक्शन 2% डिस्काउंट 4900, 2% डिस्काउंट काट के 4900 रुपीज रिसीव हुए। ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा समझाता हूं। सपोज एक्स अमाउंट वॉज रिसीवेबल, हमें लेना कितना था, एक्स अमाउंट, ठीक है। तो बेटा हुआ क्या, एक्स अमाउंट में से 2% का डिस्काउंट कटा, 2% ऑफ एक्स, तो हमें 4900 रुपीज मिले। तो x माइनस 0.02, इसको सॉल्व करोगे तो इंटू एक्स 4900, ठीक है। तो दिस इज 0.98x 4900, तो x की वैल्यू आ गई 4900 डिवाइडेड बाय 0.98, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5000। तो जो अमाउंट रिसीवेबल था वो था कितना, 5000, 5000 वॉज रिसीवेबल। 5000 में से हमें मिला कितना, 4900। तो आप देखोगे डिस्काउंट जो है बेटा वो कितना आएगा, 100 रुपीज़ आएगा, यस और नो। या आप 5000 रुपये का सीधे 2% डिस्काउंट था वो निकाल सकते हो, वो भी कितना आएगा, 100, जैसे मर्जी आप कर लो, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ। 21 ऑफ अप्रैल रिसीव हुआ है, सॉरी 21 ऑफ अप्रैल किससे रिसीव हुआ है, गोपाल से। तो गोपाल 4900 कैश मिला और 200 रुपये का डिस्काउंट, ठीक है। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। अगला मैं करवाऊंगा नहीं आपको बैंक एंड डिस्काउंट वाला, क्योंकि उम्मीद करता हूँ आप खुद कर लेंगे, बस कैश की जगह बैंक आएगा। समझ में आया, यस और नो। चलिए अब इसको हम बैलेंस करते हैं। देखिए बैलेंस इसमें सिर्फ कैश का कॉलम होगा, 30 अप्रैल बैलेंस सीडी। डिस्काउंट के कॉलम का आप बैलेंस नहीं निकालोगे, सिर्फ कैश के कॉलम का बैलेंस निकालोगे। तो देखें कितना आता है, 9500 प्लस 3920 प्लस 6700 प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस 4900, ये तो इधर आ रहा है 28020 और माइनस 8800, सो 19220। डिस्काउंट का जो कॉलम होता है बेटा उसका कभी भी टोटल, सिर्फ टोटल मारना है आपको, उसका कोई बैलेंस नहीं निकलता। समझ में आई बात। बेशक आप एक काम करो ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ जो डिस्काउंट है ना, इसको डिस्काउंट अलाउड लिखो, उसको डिस्काउंट रिसीव्ड लिखो। तो आपने सिर्फ टोटल लिखना है यहाँ पे 200 और यहाँ पर 300, 200, 580, ठीक है। डिस्काउंट के कॉलम में कभी भी बैलेंस सीडी नहीं निकलता, सिर्फ इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर है, श्योर। तो ये था हमारा डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। सेम वे बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम में बस इतनी सी बात की डिस्काउंट का मैं बैलेंस सीडी नहीं निकालना। अभी तक हम सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम कैश बुक समझ चुके हैं। डबल कॉलम में होपफुली आपने दोनों पार्ट्स देखे हों, और मैंने आपको कहा था वो देखनी ज़रूरी भी हैं, क्योंकि 3 कॉलम में तो हमें तीनों चीज़ें पढ़नी है। तो अगर प्लीज़ अगर आपने डबल कॉलम अभी पूरी नहीं देखी तो सबसे पहले आप उसे पूरा देखिए। चलिए कि जब आप बात करते हैं कैश बुक 3 कॉलम्स की, तो उसके अंदर बेसिकली हमारे पास 3 कॉलम आएंगे, एक कैश का, एक बैंक का, और तीसरा जो कॉलम आएगा वो कौन सा आएगा, डिस्काउंट का। देखिए कॉलम आगे पीछे बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले डिस्काउंट बनाओ, कैश बनाओ, बैंक, एज यू विश। और अगेन कैश एंड बैंक का बैलेंस सीडी निकलेगा, डिस्काउंट कॉलम का कोई बैलेंस सीडी नहीं निकलेगा, जैसा मैंने आपको बताया था। तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व सीधे ले रहा हूँ, कोई इसमें नई चीज़ मेरे पास बताने के लिए नहीं है। हमें तीनों की पोस्टिंग करनी आती है, कैश की भी, बैंक की भी और डिस्काउंट की। तो सीधे उस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। आप बेशक एक काम, इस क्वेश्चन को देख के आपकी जो भी कंसर्न बुक है उसमें से सीधे क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने डबल कॉलम देख लिया तो 3 कॉलम में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक विद डिस्काउंट इन बैंक कॉलम्स। चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट। एक क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है कि अगर चेक्स आते हैं तो सबसे पहले आप उसे कैश रिसीट मानेंगे, फिर आप उसे बैंक में भेजेंगे। अदरवाइज होता ही है कि कैश आते ही हम उसे बैंक में डाल देते हैं। चलिए, चंद्रिका कमेंस बिजनेस विद कैश। आपने एक फॉर्मेट बना लीजिए, कैश बुक, डेट, रिसीट, डिस्काउंट, कैश, बैंक फॉर्मेट है।
अब देखिए चंद्रिका बिजनेस कमेंस विद कैश 20,000, तो कैपिटल के नाम से कैश में हमने लिख दिया, देखिए कितना 20,000 रुपीज़, ठीक है। फिर ही पेड इनटू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के अंदर 19,000 रुपये दिए, तो इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री। भाई करंट अकाउंट में दिए मतलब बैंक में जमा कराया 19,000 रुपये, तो आप देखिए बैंक पड़ गया, बैंक डेबिट हो रहा है कितने से, 19,000 से, जबकि कैश जो है वो 19,000 से क्रेडिट हो रहा है, और इसके लिए हमने कॉन्ट्रा एंट्री लिख दी, देख सकते हैं आप, समझ में आया। इसके बाद ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट 600 रुपये का, तो उसने हमें बोला था कि जो चेक्स मिलेंगे उसे आप पहले कैश रिसीट मानेंगे, ठीक है। तो कीर्ति एंड कंपनी से 600 रुपये मिले, तो कीर्ति एंड कंपनी आप देख सकते हैं 600 रुपये का हमने चेक लिया, ठीक है। ही पेज इन टू बैंक कीर्ति एंड बैंक कंपनीज चेक, जो कीर्ति एंड कंपनी का चेक है वो बैंक में पे किया कितना, 600 रुपये। तो उसके बाद हमने क्या किया, अभी हमने कैश माना था, उसके बाद हम इसकी, अब क्योंकि बैंक में चला गया तो कैश को कम कर देंगे और बैंक बढ़ा देंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री। समझ में आई बात। देखो ये क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है ऐसा करने की, इसलिए हम मान रहे हैं, अदरवाइज चेक जैसे ही रिसीव हो आप उसे सीधे बैंक में ले सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, इसलिए मैंने सीधे ये लिया है, थोड़ा टेक्निकल। ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड डिस्काउंट अलाउड 330, 330 रुपये दिए चेक से, तो आप देखिए रतन एंड कंपनी 330 रुपये बैंक से दिए, डिस्काउंट मिला हमें कितना, 20 रुपये। त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू बैंक अकाउंट 475 आए हमें त्रिपाठी एंड कंपनी से, आप देख सकते हैं बैंक में हमने उसकी एंट्री पोस्ट कर दी। उसके बाद ही रिसीव चेक फ्रॉम वार्शी एंड अलाउज हिम डिस्काउंट ₹35 फॉर 450 रुपीज़ रिसीव हुए और 35 रुपये का डिस्काउंट। तो चेक मिला है, चेक मिलेगा तो पहले कैश में लेके जाना है, उसने बोला हुआ है, क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रक्शन है ये हमें, 450 का कैश और ये 30। उसके बाद he receives cash ₹75 and check of ₹100 for cash sales। तो ये जो चेक मिला इसको भी हम क्या करेंगे, कैश मानेंगे, तो एक 75 का मिला और एक 100 का मिला, टोटल 175 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें, ये हमने 175 यहाँ लिख दिया। उसके बाद अगर आप देखें, ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15 एंड 20 जून 1,000 रुपये, 1,000 रुपये बैंक में जमा करवाए जिसमें वो चेक्स भी इंक्लूड है, तो इस 1,000 रुपये की हम कॉन्ट्रा एंट्री कर देंगे। आप देखिए बैंक यहाँ पर बढ़ गया और यहाँ पर हमारा कैश कम हो गया। ये जो चेक हमें मिले थे यहाँ पर, एक 100 रुपीज़ का और एक ये 450 का, ये भी इस 1000 में इंक्लूड है, उसने साफ लिखा है इंक्लूडिंग चेक्स। समझ में आई बात, श्योर। नेक्स्ट है ही पेज बाय चेक फॉर कैश परचेज 275, तो आप देख सकते हैं 275 हमने क्या किया, बाय चेक, ही पेज बाय चेक फॉर कैश परचेजेस 275 रुपीज़, ठीक है। तो अरे भाई ये एक मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये यहाँ पर बैंक में आएगा 275 क्योंकि हमने चेक उसके लिए दिया है। प्लीज़ ये थोड़ी सी गलती हो रखी है इस बुक के अंदर, इसको आप बैंक में लिखेंगे। ही पेज सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ यहाँ पर आ गया। देखिए उसने बोला था चेक आर फर्स्ट ट्रीट इज कैश रिसीट, कैश पेमेंट के लिए नहीं बोला था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये एंट्री गलत है। यहाँ पर कैश परचेजेस के लिए अगर चेक से पे किया तो वो बैंक के अंदर पोस्टिंग आएगी, ये एंट्री जो है 275 की गलत हो रखी है, यहाँ बैंक में आएगा। इसके बाद आप बैलेंस शीट निकाल देंगे बैंक का एज वेल एज कैश का, जो भी आपका बैलेंस शीट आएगा, बट डिस्काउंट का हम बैलेंस शीट नहीं निकालते, हमको पता है, जैसा कि उसके इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ टोटल करके लिख देंगे। देखिए आपने डिस्काउंट का हमने सिर्फ टोटल करके यहाँ पर अलग अलग लिख दिया, सिर्फ बैलेंस हम इसका निकालेंगे। समझ में आई बात, श्योर। तो ये था हमारा 3 कॉलम कैश बुक, क्वाइट इजी, ठीक है, बट अ गुड क्वेश्चन, इसको आप जरूर प्रैक्टिस करें, मोर देन सफिशिएंट है। इसमें एक एरर है, मैं रिपीट कर दूँ, ये 275 वाली बैंक सेक्शन में जाएगी, ठीक है। और सेकेंड बात जो इस क्वेश्चन में अच्छी थी वो क्या थी, वो ये कि इसमें लिखा हुआ है चेक को हमें कैश रिसीट पहले मानना है, तो इसलिए हम पहले कैश मान रहे हैं और फिर कॉन्ट्रा कर रहे हैं, अदरवाइज सीधे हम बैंक में उसे लेके जाते। सो होपफुली बच्चों आपको ये 3 कॉलम कैश बुक समझ में आया। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं अपनी लास्ट टाइप ऑफ कैश बुक, दैट इज द पेटी कैश बुक। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी लास्ट, दैट इज द पेटी कैश बुक। कॉन्सेप्ट क्या होता है पेटी कैश बुक का, बड़े ध्यान से समझिए। देखिए बिजनेस में बहुत छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं डे टू डे बेसिस पे, लाइक टी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी के खर्चे हो गए, ठीक है, मतलब ऐसे बहुत छोटे मोटे खर्चे होते हैं, पोस्टेज के एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, या कन्वेंस के एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। तो ये बहुत
रेगुलर नेचर के खर्चे हैं प्लस इनका अमाउंट बहुत कम होता है। तो जनरली क्या होता है, एक ये छोटे अमाउंट के रेगुलर एक्सपेंसेस करने के लिए एक सेपरेट पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है, एक सेपरेट पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, मैंने एक सेपरेट पर्सन अपॉइंट कर रखा है जिसको मैं क्या करता हूँ, मंथली कुछ पैसे दे देता हूँ। से मैंने अमाउंट फिक्स कर रखा है 5000 रुपीज़, मैं उसे मंथ के 5000 रुपये पकड़ा देता हूँ और बोलता हूँ कि जो भी खर्चे हों वो लिखते रहना, ठीक है। वो क्या करता है, कभी चाय आई, कभी पोस्टेज के चल गए, कभी स्टेशनरी आई, ठीक है, कभी चॉकलेट आई, कुछ भी खर्चा हुआ वो लिखता रहता है, ठीक है। अब वो बैलेंस जब कम होने लगता है, सिर्फ 100-200 रुपये बचते हैं, तो वो मुझे इन्फॉर्म करता है कि सर बैलेंस ख़त्म होने वाला है। मैं एक बार खर्चे चेक कर लेता हूँ फटाफट और उसके बाद उसको दोबारा से 5000 रुपये कर देता हूँ। मतलब सपोज 200 रुपये बचे हुए हैं उसके पास, तो मैं उसे 4800 करके मेक इट अगेन 5000। तो इससे होता क्या है, मेरा बर्डन कम हुआ। बर्डन कैसे, आई हैव टू फोकस ऑन मेन एक्सपेंसेस ओनली, ठीक है, मेन चीज़ों को मुझे देखना। और जितने छोटे मोटे खर्चे हैं, एक बार मैंने उसे अमाउंट पकड़ा दिया, वो अपना उसको लिखता रहेगा कहीं पर। एक दिन मैंने चेक कर लिया और उसे दोबारा से अमाउंट पकड़ा दिया। तो पेटी कैश बुक, जो मैंने 5000 रुपीज़ पकड़ाए और वो जो उन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहा है कि मेरे 10 रुपये इसमें लगे, 25 रुपये इसमें लगे, 50 रुपये इसमें लगे, वो जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज पेटी कैश बुक। समझ में आया? दो तरीके से बन सकती है, या पहले इसको मैं डेफिनेशन लिखूं। कैश बुक प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड sundry expenses of regular nature but of considerably low amount। समझ में आई बात? श्योर। अब ये दो तरीके की होती है, एक होता है सिंपल पेटी कैश बुक एंड सेकंड इज एनालिटिकल पेटी कैश बुक। बहुत सिंपल है दोनों चीजें, हम अभी देखेंगे। इसके अलावा वी हैव इम्प्रेसेट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, अ फिक्स्ड अमाउंट इज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन out of which he or she incurs all petty expenses. Once the amount is about to over, again ये नोट करिए, काम आएगा। then again such amount is provided। ठीक है, एक फिक्स अमाउंट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जैसे ही वो अमाउंट ओवर होने वाला था दोबारा से उतना अमाउंट प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन से समझते हैं सिंपल पेटी कैश बुक एंड एनालिटिकल। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन हमारे सामने है, इसे आप फटाफट नोट कर लीजिए फास्ट। इससे हम दोनों कैश बुक बनाएंगे, पेटी भी सिंपल भी एंड एनालिटिकल भी। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है इसका, नोट कर लिया। देखिए इसका फॉर्मेट कैसा होता है, सिंपल पेटी कैश बुक आपने लिखा, अमाउंट रिसीव्ड, इसका नॉर्मल लेजर फॉर्मेट नहीं होता, थोड़ा सा अलग है। अमाउंट रिसीव्ड, लेजर फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड। ये इसके अंदर टोटल 6 कॉलम्स इस तरीके से होते हैं, ठीक है।
सबसे पहले देखिए, आपको कैश रिसीव हुआ 1 अप्रैल को, तो आपने यहाँ पे लिखा अप्रैल, ठीक है, 1st। हमें कैश मिला 2 कैश। कितना कैश मिला? कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैशियर 1000, तो इसको हम कैश रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड में लिखेंगे 1000। समझ में आई बात? देयर आफ्टर पेड फॉर पोस्टेज ₹50, 2 अप्रैल। 2 अप्रैल। अब जो जो आपने पेमेंट करी आप उसे बाय करके लिखिए, या 2 बाय लिखिए ही मत, सबसे बढ़िया तो मैं यही कहूँगा आपको, बेस्ट तो यही होता है कि 2 बाय लिखा ही ना जाए। तो बाय पोस्टेज कितना पे किया हमने? ₹50 पे किया, ठीक है, अमाउंट पेड। फिर एक एक करके सारे, पेड फॉर सोप 30, 3 अप्रैल। इस तरीके से जो है आप सारे के सारे लिखते रहेंगे, ठीक है। अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, या चलिए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुली फेयर 60, पोस्टेज 40 बाय कुली फेयर, ठीक है, और 60 और 40 रुपये हमारे पोस्टेज के। इस तरीके से आप पेमेंट सारी रिकॉर्ड करते रहेंगे। स्टेशनरी के हमने पे किया 100, 10 अप्रैल को। आप देख सकते हैं कुछ भी इसके अंदर नहीं है, वेरी सिंपल। सेकंड क्लास के अंदर ही पढ़ा देना चाहिए तो हमें, बट हमारी किस्मत अच्छी, हम 11th में पढ़ रहे हैं। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस ₹50, या कुछ तो बच्चे से सीए में भी देख रहे हैं। 12 अप्रैल बाय रिफ्रेशमेंट, कितना? 50। कुछ मैं लिखना भूल गया लग रहा है, नहीं। कुली 100, स्टेशनरी 80, 13 अप्रैल। उसी दिन हमारा स्टेशनरी भी है। $180। इसके बाद 15 अप्रैल को फोटोस्टेट चार्जेस और इट्स सोप 200 बाय फोटोस्टेट, कितना था? 200, और बाय सोप 50। ये भी 15 तारीख को था। फिर रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 80 रुपये 22 तारीख को। कितना? 80 रुपये। फिर फोटोस्टेट एक्सपेंसेस 100 रुपये। फिर पोस्टेज चार्जेस, आप देख रहे हो इससे आसान क्या हो सकता है? 30। अब लास्ट डे को आप निकाल दोगे बाय बैलेंस सीडी। देखो कितना बच रहा है। देखिए यहाँ पर आपका टोटल 1000, और यहाँ पे भी आपका, ये मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ पर भी आप बेसिकली एग्जैक्टली इसके सामने यहाँ पर मैं लिख नहीं पाऊँगा, आप इसे 1000 समझ गए लिख देंगे, समझ में आ गया। और यहाँ पे आपका बैलेंस सीडी बच रहा है 30, ये 970 का टोटल है इसका, और ये बैलेंस सीडी हमारा बच रहा है 30।
आप समझ रहे हैं, ये जो मैंने इसके नीचे एकदम 1000 जो है एकदम इसके सामने पैरेलल यहाँ पे हमें 1000 लिखना है। और क्योंकि इम्प्लिसिट सिस्टम के अंदर हमें बनाना है तो इसको ही आगे कंटिन्यूएशन में हम कैसे लेंगे, ध्यान से देखिए। टू बैलेंस BD, मतलब ये समझिए आपने यहाँ पर 1000 रुपये लिखे और ये आपने यहाँ क्लोज किया 1000 रुपये लिख के, ठीक है। तो टू बैलेंस BD कितना बचा हमारे पास, 30 रुपये। कब बचा ये, 1 फरवरी को, ठीक है। अब 1000 रुपये मिलते हैं कैशियर को, तो टू कैश अकाउंट 1 Feb, 1000 रुपये से टोटल अब बचे हुए 30 रुपये के बाद, तो उसके और कितने मिल जाएंगे, 970। तो ये है आपका इम्प्लिसिट सिस्टम जिसके हिसाब से आप प्रिपेयर करते हैं। समझ में आया? कुछ नहीं किया हमने, क्लोजिंग में यहाँ 1000 लिखा, इसके सामने 1000 बैलेंस CD लिखा, ठीक है। और ये आपके पास 30 रुपीज़ BD आ गया, क्योंकि इम्प्लिसिट सिस्टम में क्या होता है कि जितना अमाउंट कम है उतना रिफिल कर दो, 970 हमने उसे और दे दिया, वो फेब के अपने ऐसे खर्चे करता रहेगा। तो ये था हमारा सिंपल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल में कुछ नहीं होता, बेसिकली इसको थोड़ा सा और हम एनालाइज करके बना देते हैं, आगे कॉलम्स बनते चले जाते हैं। एनालिटिकल कैश बुक आप समझ रहे हैं, वही क्वेश्चन मैं एनालिटिकल में कराने जा रहा हूँ आपको। सिंपल हमने भी लास्ट वीडियो में देख लिया था। एनालिटिकल का थोड़ा सा फॉर्मेट देखिए, एनालिटिकल पेटी कैश बुक थोड़ा फॉर्मेट आपको देखने में, अमाउंट रिसीव्ड, इसमें आपको लेजर फोलियो नहीं बनाना, सीधे डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, अमाउंट, सब चीज़ें वही है। देखो यहाँ तक तो ये एकदम अमाउंट तक आप देखो सिंपल पेटी कैश बुक जैसा ही है। बाद में आपने एक बनाया एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स। अब एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कैशियर 1 अप्रैल को 1000 रुपये, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिखा अप्रैल 1, ठीक है। कैश रिसीव हुआ कैशियर से कितना, 1000 रुपये, ठीक है, नॉर्मल आपने लिखा। इसके बाद आप देखिए पोस्टेज हमने पे करी 50 रुपये 2 अप्रैल को, ठीक है। तो 2 अप्रैल को बाय पोस्टेज हमने पे करी 50 रुपीज़। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, जो जो हम खर्चे हैं ना, जैसे पोस्टेज है उसका एक कॉलम बना लिया। आप देखेंगे अगर पूरे क्वेश्चन में, तो मैंने एक बार ब्रॉडली देख लिया कि एक खर्चा मेरा पोस्टेज है, एक सोप है, एक कुली फेयर है 3, फिर ये पोस्टेज रिपीट हो रहा है, चौथा स्टेशनरी है, 5वां रिफ्रेशमेंट है, और 6th जो है वो सिक्स जो है वो फोटोस्टेट है, ठीक है। तो ये 5-6 खर्चे हैं, तो आपको क्या करना है, सबका कॉलम बना लेना है, पोस्टेज, सोप, कुली, स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट, फोटोस्टेट। और जब आप अमाउंट यहाँ लिख रहे हो तो वही अमाउंट आपने पोस्टेज के अंदर भी लिख दिया। समझ में आई बात? अब जैसे नेक्स्ट था हमारा पेड फॉर सोप 30 रुपीज़ 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को पेड फॉर सोप बाय सोप, ठीक है, 30 रुपीज़ है, तो आपने वो सोप के अंदर भी लिख दिया 30। बस एज सिंपल एज दैट, आप इसे करते रहिए, इसमें कुछ भी नहीं है। कुली फेयर 60, पोस्टेज 40 बाय कुली फेयर 60, ठीक है। ये है आपका कब, 4 अप्रैल को, और पोस्टेज के हमने 40 रुपये दिए बाय पोस्टेज 40 रुपये, वो अब यहाँ पर हम दोबारा लिख देंगे 40। इससे एंड में हमें ये पता लगेगा कि हमने पोस्टेज के स्पेसिफिक कितने दिए, सोप के कितने दिए, कुली के कितने दिए, टोटल हमें उसका पता लग जाएगा। बस फ़ायदा ये है, समझ में आई बात? अब मैं थोड़ा सा इसे छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, आप इसे एक बार बनाइए ज़रा, अपने आप करिए कंटिन्यू। स्टेशनरी पे किया हमने 100 रुपीज़, स्टेशनरी 100 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका 100 रुपीज़ स्टेशनरी में आ जाएगा। ये डैश डैश डालना हो तो डाल दो, नहीं तो ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। इसके 10 अप्रैल को था ये। फिर 12 अप्रैल को रिफ्रेशमेंट पे किया 50 रुपये,
बाय रिफ्रेशमेंट 50 रुपये हमने पे किए, तो रिफ्रेशमेंट के कॉलम में 50 रुपीज़ जो है वो हम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद कुली को फिर 100 रुपये दिए 13 अप्रैल को, और स्टेशनरी के 80 रुपये दिए। कुली को 100 रुपये और स्टेशनरी के 80 रुपये, पहले मैं ये लिख दूं तो मैं यही भूल जाऊंगा। बाय कुली फेयर करके जो भी अकाउंट आपने बना रखा है 100 रुपये उसके, और बाय स्टेशनरी करके उसके कितने 80 रुपीज़, ठीक है। डाल दो बेशक आप ये डैश डैश। चलिए, इसके बाद ये था हमारा 13 अप्रैल को। फिर सोप के हमने 50 रुपये पे किए और फोटो स्टेट के 200 रुपये, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए फटाफट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। चलिए, लास्ट 29 अप्रैल पोस्टेज पे की 30 रुपये, तो 29 अप्रैल को पोस्टेज पे की हमने 30 रुपये। तो अब बाकी आपको सेम वे यहाँ पे बैलेंस सीडी निकालना है, जैसे आपने निकाला था पहले 30 रुपये, फिर उसका टोटल कर देंगे, और यहाँ पर आपको हर हेड में टोटल पता लग जाएगा आपने कितना पे किया। जैसे 50, 40, 90 और 30, 120 रुपये यहाँ पे किए, 80 रुपये आपने यहाँ पे किए, 160 रुपये आपके यहाँ पे हुए, 180 रुपये यहाँ पे हुए, 250 रुपये इसमें पे हुए, 300 रुपये आपके टोटल इसमें पे हुए, ठीक है। और क्लोजिंग एकदम वैसे ही जैसे आपको बताई गई थी कि दोनों साइड आप यहाँ पर भी 1000 लिख देंगे और यहाँ भी 1000 लिख देंगे। फिर जो आपका नेक्स्ट है मी टू बैलेंस BD आपका आ जाएगा 30, और टू कैश अकाउंट आपके पास अमाउंट आपको रिसीव होगा 1 मई को 970 रुपये का जो है वो आपको अमाउंट रिसीव हो जाएगा, और ये आपका 30 रुपीज़, सॉरी यहाँ लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा। समझ में आया? तो ये था आपका एनालिटिकल कैश बुक। आपने मेरे साथ ऑलरेडी कैश बुक पूरी की पूरी सीख ली है। अब हम बाकी जो सब्सिडरी बुक्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं परचेज बुक की। परचेज बुक जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड किया जाता है, ओनली क्रेडिट परचेज, और वो भी गुड्स की, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। यही मैंने आपको बताया था, यस और नो। तो चलिए देखते हैं परचेज बुक। एक एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसके हम परचेज बुक बनाते हैं। देखिए ये फॉर्मेट है बुक्स ऑफ मेजर्स नारायण एंड कंपनी, बुक्स ऑफ जिसकी भी है वो आप लिखेंगे। परचेज बुक, पर्टिकुलर डिटेल्स एंड अमाउंट, वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए अब आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छा, इसमें आप फर्स्ट कॉलम एक यहाँ पर डेट का भी बना लीजिए। ये आपके लिए फॉर्मेट अपडेट कर दिया मैंने। चलिए अब देखिए, परचेज्ड फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 5 ग्रॉस पेंसिल्स, 1 ग्रॉस रजिस्टर्स, लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो कैसे लिखना है देखिए, यहाँ पर आपको डेट नहीं गिवन तो आप उसे इग्नोर करिए, सबसे पहली चीज। उसके बाद हमने किससे खरीदा है, ब्राउन एंड कंपनी से, तो हम लिखेंगे ब्राउन एंड कंपनी। अब क्या खरीदा हमने, 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द ₹100 पर ग्रॉस, तो यही आप लिख देंगे एज इट इज, 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ऑफ ₹100 पर ग्रॉस। तो कितना हो गया ये, 500 रुपये, यस और नो। इसके बाद 1 ग्रॉस रजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 240 पर डजन। जो आपका 1 ग्रॉस होता है, 1 ग्रॉस आपका इक्वलेंट होता है 12 डजन्स के,
ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 1 ग्रॉस रजिस्टर्स at the rate of rupees 240 per dozen, तो 12 इंटू 240 ये हमारा आ गया 2880। ठीक है, 2880 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो एक बार आप पहले इसका टोटल कर लीजिए, 2880 प्लस 500 3380 लेस trade discount at the rate of 10% 338। ठीक है, तो ये आपका कितना हुआ 3380 माइनस 338, ये आ गया 3042। होपफुली आपको क्लियर है कि कैसे हमने किया। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास, परचेज फॉर कैश। कैश है तो ये जो है आपका कैश बुक के अंदर आएगा, ना कि परचेज बुक के अंदर। इसको रिकॉर्ड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, परचेज्ड कंप्यूटर, देखिए परचेज्ड कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज़ गुड्स एंड कंपनी ऑन क्रेडिट ₹30,000। मेजर्स ऑफिस से कंप्यूटर हमने खरीदा ऑफिस यूज़ के लिए। देखिए, अगर ऑफिस यूज़ के लिए आप कुछ खरीद रहे हैं, वो भी खासकर कंप्यूटर, तो दैट इज़ बेसिकली अ फिक्स्ड एसेट। आप गुड्स नहीं परचेज कर रहे। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला था, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। यहाँ पर आप क्या परचेज कर रहे हैं, कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, वो भी ऑफिस यूज़ के लिए, दैट्स अ फिक्स्ड एसेट। तो ये भी आपका जर्नल प्रॉपर के अंदर आएगा, ना कि ये आपका इसके अंदर परचेज बुक के अंदर आएगा। समझ में आ रहा है आपको? आपको ये देखना है, जरूरी नहीं कि सारी ट्रांजेक्शन्स आएंगी ही आएंगी। नेक्स्ट है परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर एंड कंपनी। पेपर एंड कंपनी से खरीदा 5 रिम्स ऑफ वाइट पेपर एंड 10 रिम्स ऑफ रूल्ड पेपर। तो ये आएगा, हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है उनका, लग रहा है हमें। 5 रिम्स और किससे खरीदा, द पेपर एंड कंपनी। तो आपने यहाँ लिखा द पेपर कंपनी। ठीक है, फिर हमने खरीदा 5 रिम्स ऑफ वाइट पेपर, 5 रिम्स ऑफ, 5 रिम्स ऑफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वाइट पेपर एट द रेट ऑफ कितना, 100 पर रिम, 100 पर रिम। तो यह हो गया आपका कितना, 500। इसके बाद 10 रिम्स ऑफ रूल्ड पेपर एट 150 पर रिम। ठीक है, तो 10 रिम्स रूल्ड पेपर एट द रेट ऑफ कितना बेटा, 150 पर रिम। ठीक है, तो ₹150 पर रिम। तो ये हो गया आपका कितना, 1500। टोटल कितना हो गया, 2000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10%, 10 ही है ना, हाँ 10%, तो 200। तो ये हमारा बचा कितना, 1800। बहुत सिंपल, कोई इसमें टेक्निकल नहीं है। ठीक है, बेशक आप एक काम कर सकते हैं, एक ट्रांजैक्शन के बाद यहाँ पर बीच में अगर चाहें तो बाइफरकेट ऐसे लाइन डाल दीजिए। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और एग्ज़ाम में भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद परचेज 1 डजन जेल पेन्स, किससे खरीदे हैं, मेजर्स नारायण एंड कंपनी। तो मेजर्स नारायण एंड कंपनी। ठीक है, क्या खरीदा हमने, 1 डजन जेल पेन एट 15 ईच। तो 1 डजन जेल पेन्स एट द रेट ऑफ 15 ईच। 15 इंटू 12 कितना हो गया, 180 रुपये। ठीक है, और उसके बाद सॉरी मेजर्स वर्मा एंड ब्रदर से खरीदा, इनकी तो हम बुक्स बना लें, गलती कर दी, सॉरी मेजर्स वर्मा एंड ब्रदर्स से। ठीक है, और कोई डिस्काउंट वगैरह इसमें नहीं मिला, तो यही 180 आपका यहाँ पर आ जाएगा।
अब आप टोटल कर दीजिए 3042 प्लस 1800 प्लस 180 5022 और ये जो भी आएगा ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे परचेज अकाउंट के अंदर। परचेज अकाउंट जो है वो इतने से डेबिट हो जाएगा 5022। तो दिस इज़ द परचेज बुक। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया कि हमें कैसे बनाना है। ठीक है, नोट करिए फास्ट से प्लीज़। चलिए अब मैं एक डिटेल्ड परचेज बुक आप लोगों के लिए लेने जा रहा हूँ, कंसिडर करिए इसे। पहले आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए। देयर आर सर्टेन ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, और हमें बनाना है परचेज बुक। और परचेज बुक के साथ साथ हम इसमें लेजर पोस्टिंग भी सीखेंगे। धीरे धीरे ये भी सीखना शुरू करें ताकि आगे हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए। अप्रैल 4 परचेज फ्रॉम अजय इंटरप्राइजेस। अजय इंटरप्राइज से खरीदा दिल्ली 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल, मतलब चप्पलों का काम है इनका, 120 रुपये डज़न के हिसाब से, और 200 डज़न पल्की लेदर चप्पल 300 रुपये पर डज़न से, जिसका ट्रेड डिस्काउंट है 10%। और इसमें फ्री चार्ज भी गिवन है आपको 150। अभी पिछले क्वेश्चन में ये गिवन नहीं था। तो जब इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए जिसमें फ्रेट भी आपके पास है, तो कुछ नहीं, थोड़ा सा डिटेल परचेज बुक बनानी है। कैसे बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस तरह का फॉर्मेट उसका होगा जिसमें आपके पास पर्टिकुलर्स, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, नेट प्राइस, फ्रेट, टोटल अमाउंट, ऐसे आपको लेना है। ग्रॉस अमाउंट जो आप अभी क्या कर रहे थे ध्यान से देखिए, पिछले क्वेश्चन में जैसे आपने ये लिया 3380, तो दिस वाज द ग्रॉस अमाउंट। ठीक है, फिर आपने क्या किया, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, तो जो आपके पास बचा दैट इज फॉर द नेट अमाउंट। यही बचा आपके पास, हाँ या ना, नेट अमाउंट आपके पास बचा। सेम वे बेटा आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट ये है, ट्रेड डिस्काउंट नेट प्राइस, मतलब इफ दिस इज बी ए, इफ दिस इज बी, सो दिस इज ए माइनस बी। समझ में आया? शो उसे हमने कॉलम्स में कर दिया है। और फिर इसको अगर मैं सी बोल देता हूँ सपोज, और ये डी मेरा फ्रेट है, तो ये जो है सी प्लस डी है। समझ में आया? अगर फ्रेट है तो आप इसे ऐसे करेंगे। अब देखिए अजय इंटरप्राइज से खरीदा हमने 100 डजन चप्पल 120 रुपये पर डजन से, कितना हो गया 12,000 रुपये। और 200 डजन पल्की लेदर चप्पल 300 रुपये के हिसाब से कितना हो गया 60,000। टोटल कितना हो गया 60 और 12 72,000 रुपीज़। येस और नो? श्योर। फिर लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% कितना 7200, तो नेट अमाउंट कितना बचा 6400। देखिए चाहे तो आप इस कॉलम को अवॉइड भी कर सकते हैं, ये 3 कॉलम भी छोड़ सकते हैं, नेट प्राइस, फ्रेट और टोटल अमाउंट। उस केस के अंदर आप सारा इंटरनली निकाल के सीधे नेट अमाउंट लिख दीजिएगा। चाहे तो आप ये इंस्टेड ऑफ मेकिंग 3 कॉलम्स एक नेट प्राइस से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। उसमें फिर ट्रेड डिस्काउंट आपको इंटरनली निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर फ्रेट कितना बोला था उसने 150, तो दिस प्लस दिस आपका आ गया 64950। समझ में आ गई बात? श्योर। चलिए इसके बाद परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स 50 डजन मैक्स शूज़ ही खरीदे हैं 400 पर डजन। तो देखिए बालाजी ट्रेडर्स 50 डजन मैक्स शूज़ एट 400 कितना हो गया 20,000 रुपये, हाँ या ना? उसके बाद 100 पेयर स्पोर्ट शूज़ एट 140, तो 100 140 के हिसाब से 14,000, टोटल कितना हो गया 34। ठीक है, उसके बाद 10% नेट डिस्काउंट 3400, तो कितना हो गया 30,600। 200 फ्रेट पे किया तो कितना हो गया 30,800 रुपये। समझ में आया? श्योर। उसके बाद अप्रैल 28 को परचेज की त्रिपति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़ से 40 पेयर लेदर शूज 400 रुपये के हिसाब से, 40 पेयर 400 रुपये पर पेयर, तो 40 400 रुपये कितना हो गया 16,000। उसके बाद हमने 100 डजन रोजी हवाई चप्पल 180 रुपये पर डजन के हिसाब से, तो 100 डजन 180 के हिसाब से कितना हो गया 18,000। टोटल कितना हो गया 34,000। ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस किया तो आ गया आपके पास 30,600। अब यहाँ पे फ्रेट कितना पे किया हमने 100, तो ये 100 हो गया, तो हो गया 30,700 नेट अमाउंट जो आपने पे किया। अब ये डिटेल बनवाने के पीछे मकसद क्या था, मैंने आपको बोला था इसमें मैं आपको लेजर पोस्टिंग सिखाऊंगा। तो देखिए लेजर पोस्टिंग होती कैसे है वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। सबसे पहले बेटा देखिए अजय इंटरप्राइजेस से हमने नेट अमाउंट जो है वो कितना देना है 64,950। येस और नो? श्योर। तो आइए लेजर्स बनाते हैं। सबसे पहले अजय इंटरप्राइज अकाउंट,
डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। फॉर्मेट आप बना लीजिएगा। अप्रैल 4 है, क्रेडिटर है ये हमारे, तो अप्रैल 4। अब देखिए इसमें हमें इन्हें 64,800 तो एक देने हैं और 150 ये देने हैं, यस और नो शो। इसमें हम देखो बेटा दो अकाउंट बन रहे हैं। एक तो आपका ये नेट प्राइस जो है, आप जो नेट प्राइस देख रहे हैं, वैसे अब कर दूं सारा, ये जो आप नेट प्राइस देख रहे हैं, ये नेट प्राइस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने परचेज कितनी करी, परचेज अकाउंट, ठीक है। इसका जो भी टोटल है वो सारा का सारा हम परचेज अकाउंट में डालेंगे, जबकि फ्रेट जो है वो कौन से अकाउंट में जाएगा, अपना सेपरेट अकाउंट है उसका, फ्रेट अकाउंट, ठीक है। ये सारा जो टोटल आया फ्रेट में। तो अगर आप अजय इंटरप्राइज से परचेज करी भी है, आपने क्या एंट्री डाली होगी? अगर आप एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते, दो आते ना, परचेज अकाउंट, डेबिट। थोड़ा एंट्री से आपको समझाना पड़ेगा, मुझे पता है, नहीं तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। यही करते आप, हाँ या ना? 64,800, 150, 64,950, यस और नो? 64,950, यस और नो? तो अजय क्रेडिट हो रहा है, लायबिलिटी है हमारे लिए। बट दो चीजें यहाँ पर, एक तो परचेज अकाउंट के नाम से और दूसरा आएगा हमारा फ्रेट अकाउंट के नाम से। परचेज अकाउंट के नाम से 64,800 और यहाँ पर आपका 150, टोटल कितना हो गया? 64,950, ठीक है। बैलेंस सीडी 64,950, बैलेंस तो आपको करना पड़ेगा उसे अप्रैल 30। समझ में आया? शो सेम वे। अब नेक्स्ट है हमारे पास बालाजी ट्रेडर्स, बनाइए अपने आप फटाफट। बालाजी ट्रेडर्स अकाउंट अप्रैल 15, अप्रैल 15। एक आएगा परचेज अकाउंट, दूसरा आएगा फ्रेट अकाउंट। परचेज में 23,600 और उसमें 200, 23,600 और इसमें 200, टोटल हो गया 30,800, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बैलेंस सीडी कितना बेटा? 30,800, गुड। अप्रैल 30, होपफुली समझ में आ रहा है सब। नेक्स्ट बनाओ फटाफट। तृप्ति इंडस्ट्रीज, तृप्ति इंडस्ट्रीज अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट। कब खरीदा बेटा इससे? अप्रैल 28, अप्रैल 28। परचेज अकाउंट और फ्रेट अकाउंट 30,600 और 100, तो टोटल कितना हो गया? 30,700। बैलेंस सीडी 30,700, ये है अप्रैल 30, ठीक है। सॉरी, हाँ। अब देखिए इसके बाद क्या है आपका बनेगा परचेज अकाउंट। ये तो आपने परचेज करी, चलो ठीक है। परचेज अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। टोटल परचेज हमारी कितनी है? 1,26,000 रुपए की, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे डेबिट में 30 अप्रैल फॉर परचेज बुक, कितना? 1,26,000 रुपए। समझ में आया? क्योंकि हम एंट्री नहीं कर रहे, जर्नल की जगह हमने सब कुछ कहाँ लिया है? परचेज बुक में। तो आपको यहाँ इंडिविजुअल नाम लिखने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम परचेज बुक 1,26,000 रुपये सीधे, ठीक है। और फिर अभी बैलेंस शीट आप निकाल दोगे उसका।
30 अप्रैल, बैलेंस सीडी कितना, 1,26,000। इसके बाद फ्रेट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी हमने टोटल फ्रेट देखिए कितना पे किया है, 450, ठीक है। तो फ्रॉम परचेज बुक 450 30 अप्रैल, बैलेंस सीडी, ठीक है। तो ये वैसे देखो परचेज बुक और फ्रेट परचेज अकाउंट फ्रेट अकाउंट में निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी निकाल दिया तो कोई दिक्कत भी नहीं है। या तो हम सारे अकाउंट्स का ही बैलेंस शीट ही निकाल दें या फिर किसी का भी ना निकालें, ठीक है। अगर नहीं निकाल रहे बैलेंस शीट तो सब में एन एक्सट्रैक्ट लिख के छोड़ दें। तो छोड़िए वो बातें, तो अभी जैसे से खैर सफिशिएंट है। तो आपको समझ में आया कि परचेज बुक हमने बनानी सीख ली थी पहले ही, उससे हमें किस तरीके से लेजर पोस्टिंग सारी की सारी करनी है वो हो गया। तो ये था आपका परचेज बुक। अब परचेज बुक आपने कर ली तो सेल्स बुक बिल्कुल भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। सेल्स बुक भी सेम फॉर्मेट होता है जैसे आपने फॉर्मेट देखा, ठीक है। सेम वे हमारा सेल्स बुक का फॉर्मेट भी बनेगा, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए प्लस इसके सॉल्यूशन, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, और खासकर ये लेजर पोस्टिंग में। चलिए आइए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल्स बुक के साथ। बहुत सिंपल है, परचेज बुक आपने कर लिया तो समझ लीजिए 90% काम हो गया हमारा। सेल्स बुक के अंदर क्या आता है, ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, सिर्फ क्रेडिट सेल आएगी गुड्स की। फॉलोइंग आर सम ट्रांजैक्शंस ऑफ मेजर्स किशोर एंड सन्स एज पर देयर वेस्ट बुक मेक आउट ऑफ देयर सेल्स बुक, ठीक है। सोल्ड टू मेजर्स गुप्ता एंड क्रेडिट, ये सब ट्रांजेक्शन है। तो पहले एक बार फॉर्मेट बना लेते हैं, एकदम परचेज बुक की तरह बनेगा। चलिए मैंने फॉर्मेट आप लोगों के लिए बना दिया है, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट। चलिए, सोल्ड टू मेजर्स गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट, ठीक है। 30 शर्ट्स 800 रुपये पर शर्ट, 20 ट्राउजर 1000 पर ट्राउजर। तो मेजर्स गुप्ता एंड वर्मा, डेट भी गिवन है इसमें, नहीं गिवन तो उसे खाली छोड़ देते हैं। मेजर्स गुप्ता एंड वर्मा, बनिया और पंजाबी में दोस्ती हो रखी है। 30 शर्ट्स 800 रुपये पर शर्ट के हिसाब से, 30 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 800 पर शर्ट, 800 दिया 24,000, ठीक है। इसके बाद 20 ट्राउजर्स एट द रेट ऑफ 1000 पर ट्राउजर, 20 ट्राउजर्स एट द रेट ऑफ 1000 पर ट्राउजर, कितना हो गया 20,000। टोटल कितना आ गया 44,000। इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट है 10%, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 4400। तो 44,000 माइनस 4400, 39,600। इसको आप बेशक यहाँ पर के दी एंड कर दीजिए। नेक्स्ट है सोल्ड फर्नीचर टू मेजर्स सेगल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। तो देखिए शर्ट्स का बिजनेस है, फर्नीचर बेचा, इट इज़ लाइक अ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो कि हमारा इसके अंदर नहीं आएगा। कहाँ आएगा, जर्नल प्रॉपर के अंदर। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इसके बाद सोल्ड 50 शर्ट्स टू मेजर जैन एंड सन्स। तो पहले नाम लिख लेते हैं, मेजर्स जैन एंड सन्स, ठीक है। 50 शर्ट्स बेची एट द रेट ऑफ 800 पर शर्ट, 50 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 800 पर शर्ट। तो 50 into 800 is 40,000,
ठीक है, कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह इस पे नहीं है। देयर आफ्टर बेटा सोल्ड 13 शर्ट्स टू चीप स्टोर्स। चीप स्टोर्स नाम भी क्या रखा है, चलिए चीप स्टोर्स। 13 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 750 ईच। ओहो, फॉर कैश लिखा हुआ है, देखो मैंने ध्यान नहीं दिया ना, ये कहाँ जाएगा, कैश बुक के अंदर, तो इसके अंदर तो आना ही नहीं था, ये चीप स्टोर ने चीप हरकत करवा दी। चलो भाई, फिर सोल्ड ऑन क्रेडिट मेजर्स माथुर एंड जैन, इसमें तो नहीं है, नहीं है, चलो कैश वैश, तो यहाँ मेजर्स माथुर एंड जैन, ठीक है। 100 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 750 पर शर्ट, 100 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 750 पर शर्ट, तो ये आपका हो गया 750, 75,000 रुपये। फिर 10 ओवरकोट्स एट द रेट ऑफ 5,000 ओवरकोट, 10 ओवरकोट्स एट द रेट ऑफ 5,000 ही था ना, 5,000 पर ओवरकोट, तो ये हो गया आपका कितना, 50,000। तो ये आपका आ गया, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट भी है इसमें हमारा, तो 1,25,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 12,500, तो 12,500, 1,12,500, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए 39,600 प्लस 40,000 प्लस 112,500, 192,100 जो है वो आपका सेल्स अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। और इसमें आप पोस्टिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कैसे, सेल्स अकाउंट एकदम नॉर्मल क्रेडिट, जो भी डेट है इसमें लिखा नहीं हुआ वैसे, फॉर द मंथ ऑफ जो भी है ये 192,100, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसमें, और जिनको आपने सेल्स किया उन सबको डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी सेल्स बुक, बहुत ही सिंपल, आपने देखा परचेज बुक कर ली तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद जो बैलेंस ऑफ द बुक्स है उसकी बात करते हैं, जिसमें कुछ है नहीं, एक छोटी सी वीडियो उस पर आपको 2-3 मिनट की अगली देखने को मिलेगी।